बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024 और हम फेडरल बोर्ड एनुअल पेपर 2013 का फर्स्ट पेपर कर रहे थे और हमने ऑलरेडी पहले 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 16 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और साथ साथ में आपको जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो बताती जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको टेम्पटेशन कैसे करनी है वो सब की सब आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ताकि अगर सेम यही क्वेश्चन रिपीट होकर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आपके फुल मार्क्स आएँ। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजंस। अब इसमें आपके पास दो क्वेश्चन है। द डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज 0 बट दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 1.62 डेबाई। तो ये केपीके का क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली आपको नेशनल बुक फाउंडेशन में इसका आंसर नहीं मिलेगा। इस तरह के सवाल जो है वो 2022 में और 2023 में भी पूछे गए हैं एक दो सवाल, कि जो जिनका डायरेक्टली आंसर जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं था, बल्कि केपीके और बलूचिस्तान की बुक में उनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो साथ मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको फेडरल बोर्ड ने ये बुक्स रिकमेंड की हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब इनका हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने करना है, कि अब ऐसा क्यों है। यानी एक का जो है वो तीनों ही हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, CO2, CS2 एंड SO2। लेकिन अब दो जो है वो डायपोल मोमेंट 0 शो कर रहे हैं और SO3 जो है वो 1.62 डेबाई शो कर रहा है, बिकॉज CO2 एंड CS2 हैज़ लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री लीनियर है। अब लीनियर किस वजह से है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एंड सल्फर। कोई लॉन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें, कार्बन के पास कोई लॉन पेयर ही नहीं है। अगर कोई लॉन पेयर होता तो वो इनके ऊपर ऐसे करके जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता और ये जो है ऐसे ऐसे बेंट फॉर्म में आ जाते, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन एंड सल्फर नहीं है, बल्कि सल्फर में नहीं होगा क्योंकि जो सेंट्रल एटम है दोनों में कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर लॉन पेयर जो है वो एब्सेंट है, तो जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। Whereas the dipoles being equal and opposite cancel the effect of each other। अब इनके ऊपर भी डायपोल्स बन तो रहे हैं। ठीक है, यानी CO में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी डेंसिटी है और इसका डायपोल इस तरफ बन रहा है। ठीक है, यानी इस तरफ नेगेटिव। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, सो दे आर नॉन पोलर एंड हैव जीरो डायपोल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनका डायपोल जीरो है। ठीक है, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखना है, वेयर एज सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। वेयर एज सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ बेंट ज्योमेट्री। अब बेंट ज्योमेट्री उसकी है क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर। ठीक है, अब सल्फर का आपको पता है वैलेंस शेल में सल्फर जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो जो हैं वो उसके बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, और एक लॉन पेयर भी उसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस लॉन पेयर की वजह से, ये लॉन पेयर क्या करता है, एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन दीज बॉन्ड पेयर्स, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको इसी तरह से लिखना है, वेयर एज सल्फर डाइऑक्साइड हैज़ बेंट ज्योमेट्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर वेयर द डायपोल्स डू नॉट कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड में एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट थे, लेकिन ये इक्वल और ऑपोजिट नहीं है और इसकी वजह से ये अपने एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। सो इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल एंड हैव डायपोल मोमेंट 1.62 डेबाई। ठीक है, यानी ये वेक्टर एडिशन होती है इसकी। ठीक है, यानी ये इस तरफ और इस तरफ डायपोल्स ऐड हो रहे हैं और फाइनली ये 1.62 डेबाई जो है वो पोलैरिटी शो करता है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। तो ये सिंपल सा इसका आंसर था। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल और सिंपल सा इसका आंसर है कि आपने इसको इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बताना है, और स्ट्रक्चर का रीज़न आपको लॉन पेयर में मिलेगा। ठीक है, लॉन पेयर जिसमें नहीं है उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और उसके डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन जिसके सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर्स होंगे तो उसकी वजह से, लॉन पेयर्स की वजह से उसकी ज्योमेट्री बेंट होगी और जिसकी वजह से उनके जो डायपोल्स होंगे वो कैंसिल नहीं होंगे। दैट्स वाई दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
का बी पार्ट, ठीक है। पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड्स। अब डिफ्यूज्ड का क्या मतलब है? डिफ्यूज का मतलब होता है फैले हुए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर ये दो कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड बन रहा है तो ये ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है, स्पेस में। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड वो तो डिफ्यूज़ नहीं होता, वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में ही होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे करके ना स्पेस में आउटर साइड पे फैले हुए हैं। ये वजह क्या है, ठीक है। तो अगेन ये जो है वो आपके पास डायरेक्टली आपको नेशनल फाउंडेशन में इसका आंसर नहीं मिलता, लेकिन यह है कि आप इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से इसका आंसर कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? एनी, पहले उसको आप बता दें सिग्मा बॉन्ड होता क्या। एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, बाय हेड ऑन ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। और अब सिग्मा बॉन्ड में होता क्या? In sigma bond, the region of highest electron density is symmetrically distributed around the bond axis। यानी जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो बॉन्ड एक्सिस है उसके ही अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को सिमेट्रिकली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। यानी वो कार्बन या इन दोनों न्यूक्लियाइस के इन्फ्लुएंस से दूर नहीं जाते। ये देखें, दो हमने पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिए हैं और उसका जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो इनका रीजन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान में ही है ऑन बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है? अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स। यानी दो बॉन्ड्स ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ चुके हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से ऐसे करके वो जुड़ चुके हैं। तो वो बॉन्ड जो है अपने जो है वो पी ऑर्बिटल्स के थ्रू जो है वो ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और वो उनके जो ऑर्बिटल्स है वो भी पार्शली फिल्ड होंगे, ठीक है। तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस डेफिनेशन को आप देख लें, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑलरेडी बॉन्डेड एटम्स बाय द साइड वाइज ओवरलैप of their two half-filled p atomic orbitals whose axes are parallel is called pi bond। यानी अब जो बॉन्ड बना रहे हैं इनका ये देखिए, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। पैरेलल एक्सिस से ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन आपने लिखनी है। और अब इसकी इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है उसका बता देना है वो किधर होती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस बॉन्ड इज अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव और बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब देखें जिस तरह से अब आपने सो द पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज्ड देन सिग्मा बॉन्ड्स, अभी आपने शो किया, ठीक है। तो इसमें आपने ये अंदर सिग्मा बॉन्ड शो किया और ये पाए, तो ये क्या होता है? अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हुए होते हैं एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिंपल था, दोनों डेफिनेशंस और फिर दोनों की चार्ज डेंसिटीज की लोकेशन बता देनी है कि वो कहाँ पर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N4 to N2 ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अब ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर जो 2.6 है आपकी बुक में, सेकेंड चैप्टर की 6 एग्जाम्पल, तो ये उससे आया है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आया है, ठीक है। आप अपनी बुक ज़रा ओपन कर लें और उसमें चेक कर लें कि उसमें क्या कहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 4 पे जा रहा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इधर से जंप कर रहा है इधर, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, इधर से इधर जंप कर रहा है। तो बेशक 2 से 4 पे जंप करे या 4 से 2 पे जंप करे, तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है डेल्टा ई, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको SLO बेस्ड करने के लिए उन्होंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन आंसर दोनों का बिल्कुल सेम आएगा। देखें किस तरीके से। आपने सबसे पहले देखें, बेशक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 2 से 4 पे या 4 से 2 पे, तो लोअर एनर्जी हमेशा सेकेंड ऑर्बिट ही रहेगा, ठीक है। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हमेशा 2 ही रहेगा और हाई एनर्जी ऑर्बिटल हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। N1 जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा, वो 2 है, और N2 जो है वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है जो कि 4 है। और साथ आपके पास ये इक्वेशन है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू के 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो अब हमने 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू के 1/n1 का स्क्वायर 1/n2
2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सॉल्व करते जाएं। n1 की जगह आपने 2 पुट करना है 2 का स्क्वायर, और इसकी जगह आपने 4 का स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। 1/4 माइनस 1/16 आ जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.08 10⁻⁻⁻ जूल, ठीक है। तो यही आंसर आपकी जो एक्सरसाइज 2.6 का एग्जाम्पल है उसका भी यही आंसर है, ठीक है। सेकंड आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच वी, वी इज़ द फ्रीक्वेंसी। उसको आप अरेंज कर लें, जो भी आपके पास एनर्जी आई है उसको आप प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें। साथ आपने यूनिट्स ज़रूर लगाने हैं ताकि पता हो कि कौन कौन से यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और अब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो पर सेकेंड में बचेगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और अब आपने इसको 1 नॉन ज़ीरो के बाद जब ले जाएंगे 6.15, तो ये आपके पास 10⁻14 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा होता है, ठीक है। और अगर आपने वेवलेंथ यानी लैम्डा फाइंड आउट करना है तो सी ओवर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये पर सेकेंड इससे जो है वो कट ऑफ हो जाएंगे और आपके पास मीटर में जो है वो वेवलेंथ की यूनिट जो है वो आ जाएंगे। तो ये आपके पास 4.87 10⁻⁻7 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए कि जैसे 0.487 10⁻⁻6 है। तो अब जब आप राइट साइड पे जाएंगे ना, यानी लेफ़्ट, बल्कि आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, लेफ़्ट साइड से आप जब इधर आ रहे हैं तो आप एक नेगेटिव बढ़ा रहे होते हैं। मतलब जैसे 4.87 इंटू 10⁻⁻1, यानी इधर से आप 1 इधर आए हैं ना 1 डिजिट, तो आपके पास -1 ऐड हो गया। तो -1 ऑलरेडी था और -6, तो ये आपस में -7 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कभी इधर से यानी 48.7 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर राइट साइड से जाना पड़ जाए तो यानी 4.87 10⁻+1 हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से जाएंगे तो +1 आ जाता है, और अगर लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो माइनस आ जाता है, ठीक है। ये तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, राइट पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट को आप उल्टा करते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18। ये जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं तो ये बहुत सारे पेपर्स में ये रिपीट हुआ है, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग वैल्यू वो डिफरेंट कर दी जाएगी और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, तो कैलकुलेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पर आपकी मिस्टेक ना हो। Question number 18. Why do the boiling points of noble gases increase down the group? Down the group इनका boiling point increase क्यों होता है? तो सबसे पहले आप देखें noble gases are non-polar monoatomic molecules having London dispersion forces between their molecules. तो आपने पहले ही लाइन में एग्जामिनर को ये बता दिया कि मुझे पता है कि नोबल गैसेस का की नेचर क्या है, यानी वो नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब यानी टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज जो है वो नोबल मेटल्स का क्या कर रहा है, नोबल गैसेस का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से आपने क्या पॉइंट लिखना है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नोबल गैसेज इंक्रीजेज। क्लाउड बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, एंड द डिस्पर्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिकम ईजी एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। जितनी ज़्यादा डिस्पर्शन होगी तो ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर प्रोमिनेंट होंगी, स्ट्रॉन्ग शो होंगी, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस among noble gases down the group, more energy is required to break the forces, so boiling point increases down the group। इसलिए जितना ज़्यादा डाउन द ग्रुप मूव करेंगे नोबल गैसेस में तो उनके दरम्यान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए उनके दरम्यान में, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा डाउन द ग्रुप, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल इज शाइनी। ऐसा क्यों होता है, वाई? तो बेसिकली जो भी आपके पास फ्रेशली कट मेटल होगी ना, ठीक है,
तो उसमें बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल ये मेटल का टुकड़ा है, अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता पड़ा रहता है, तो वो टार्निश जो है ना, उसकी जो शाइनी सरफेस है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप अभी फ्रेशली कट करेंगे इसको, तो ये जहाँ से ये जो न्यू पार्ट इसका यहाँ से ओपन होगा, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं कि जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही होती है, लाइट की जो रेडिएशंस, तो उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर डी एक्साइट होते हैं और एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी जो सरफेस है वो हमें शाइनी नज़र आ रही होती है। तो इसको आप 2 पॉइंट्स में इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल इज शाइनी बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे हैव ऑन द सरफेस एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन द मेटल causing any light incident on them to get reflected back। यानी जो भी लाइट उनके ऊपर इंसिडेंट करेगी, फॉल करेगी, तो वो उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई मेटल सरफेस अपीयर्स शाइनी और लस्ट्रस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट पार्ट है ये, 19 ही क्वेश्चन है सेक्शन बी में, ये लास्ट है। वेरीफाई ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक गैस इक्वेशन कौन सी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इसको प्रूव करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये काइनेटिक गैस इक्वेशन से करना है आपने, और ये आपके पास केपीके और बलूचिस्तान की बुक्स में ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन तो आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन में भी गिवन है, ठीक है। वो कौन सी इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू 1/3 mn c बार स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने इस तरह से आगे लेके जाके ड्राइव करना है कि हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिराइव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर हम 1 मोल गैस लेते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n इज इक्वल्स टू Na, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हमने इसको चेंज कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर बार आपने ज़रूर लगाना है, सी के ऊपर आपने बार ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है, सिंपल वेलोसिटी नहीं है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। और स्मॉल m हमारे पास है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ठीक है। लेकिन अगर हमने 1 मोल गैस लिया तो उसके अंदर तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, उसके अंदर तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम उस मास जो एक मॉलिक्यूल का मास है उसको यानी एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 × 10⁻23 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये जो पूरा मास आ जाएगा ये मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल M जो है वो हमारे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस है, ठीक है, जिसको आप सिंपल एक मॉलिक्यूल वाले जो मास होता है उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मोलर मास आ जाता है। मोलर का मतलब होता है 1 मोल के लिए, ठीक है। तो अब आप इसको जो है वो n जो आपके पास था यानी एवोगैड्रोस और पार्टिकल्स और m, इसको आप एक साथ जो है वो कैपिटल M लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब हमारे पास आ जाता है, इसी इक्वेशन को हमने अरेंज किया c बार स्क्वायर के लिए, ठीक है, c बार स्क्वायर के लिए। तो हम m को जो है वो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वेशन के डिवाइड करेंगे, और 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, तो उसको PV के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, इसको ख़त्म करना है, तो हम इसका दोनों तरफ जो वो लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने इसको जो मास है और वॉल्यूम को हम ऊपर से लेकर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में हमारे पास मोलर मास है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो इसको हम डेंसिटी से रिप्लेस करना चाहते हैं, दैट्स वाई हम इसको जो है वो ये देखें डेंसिटी से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम नंबरेटर से लेकर डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट में क्या आ जाएगा कि 3p/d आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सिंस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, यानी ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस के इक्वल होती है, ठीक है, रेट के इक्वल। तो अब हम इसको रेट के बराबर लिख सकते हैं,
ठीक है, आर। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 3p/d के। तो अब इसमें अगर थी तो कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, यानी हम नॉर्मल यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल प्रेशर पे बात करें, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी के, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर rate of the diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas which is called Graham's law। तो ये सिंपल स्टेप्स थे जिसमें आपने एक इक्वेशन को, जो कि आपको इक्वेशन तो दी हुई है, ठीक है, उसको लेकर आपने इस तरह से अरेंज किया कि आपके पास ये डेंसिटी की फॉर्म में आ गई और रेट ऑफ रिएक्शन और डेंसिटी का रिलेशनशिप शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपने एंड पे लिखना है, सो इट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी विच इज़ कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2013 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स में जब इनके क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो उन क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस को मैं एक डिफरेंट कलर से शो करूँगी ताकि आपको पता चले कि ये देखें ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने इनको इनके प्रिंट आउट्स लेने हैं और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके उसमें फुल मार्क्स आ सकें। थैंक यू।